नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो या तो किराए पर रहता है या अपना घर किराए पर देता है। ये है भारत का नया किराया कानून 2025 जो जल्द ही लागू होने वाला है। हमारी आज की ये जो चर्चा है ये आधारित है एक काफी विस्तृत लेख पर। शीर्षक है नया किराया कानून 2025 पंजीकरण और अधिकार। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई इस नए कानून में आखिर है क्या, ऐसा क्या है जो इसे इतना जरूरी बना रहा है। खास तौर पर वो जो रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की बात हो रही है जो अब अनिवार्य हो गया है, और ये कैसे मकान मालिकों और किराएदारों दोनों की जिंदगी पर असर डालेगा। आपने शायद सुना भी हो कि अब सिर्फ वो स्टैम्प पेपर पर बना रेंट एग्रीमेंट काफ़ी नहीं होगा, खास तौर पर अगर किराएदारी लंबी है। ये एक बुनियादी बदलाव है। इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। थी स्टैम्प पेपर पर अग्रीमेंट तो बनता था, हाँ। लेकिन शर्तें अक्सर साफ नहीं होती थी, या फिर मान लीजिए कोई विवाद हो गया तो उसे कानूनी तौर पर लागू करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अच्छा। नतीजा क्या होता था? मकान मालिक किराएदार में झगड़े, कोर्ट कचहरी, बेवजह की परेशानी। तो ये जो नया कानून है ये इन्हीं सब दिक्कतों को आप कह सकते हैं एड्रेस करने की कोशिश है। प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, स्पष्ट और कानूनी रूप से मजबूत बनाने का एक प्रयास है ये। अच्छा, तो ये सिर्फ कुछ नए नियम नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे उन झगड़ों को कम करने की कोशिश है जो किराए के रिश्तों में अक्सर होते हैं। ये तो वाकई जरूरी कदम लगता है। फिर पुराने तरीके में असल दिक्कत क्या थी? क्यों पड़ी इतने बड़े बदलाव की जरूरत? सबसे बड़ी दिक्कत थी कानूनी वैधता की कमी। मान लीजिए आपने 2 साल के लिए घर किराए पर लिया, ठीक, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट भी बन गया। हाँ। लेकिन कल को अगर समझिए किराया बढ़ाने पर या डिपॉजिट वापसी पर कोई झगड़ा हो गया, हाँ। तो स्टैम्प पेपर वाले एग्रीमेंट को अदालत में एक ठोस सबूत की तरह पेश करने में दिक्कतें आती थीं। हाँ, उसे चैलेंज किया जा सकता था। हाँ, तो ये नया कानून जो है अनिवार्य पंजीकरण के जरिए इसी कमी को दूर करता है। लक्ष्य यही है कि हर लंबी अवधि के रेंटल एग्रीमेंट को एक मजबूत कानूनी आधार मिले, ताकि दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहें और विवाद सुलझाने में भी आसानी हो। समझ गए। तो ये जो अनिवार्य पंजीकरण है यही इस कानून का आप कह सकते हैं दिल है। हाँ। स्रोत भी यही इशारा कर रहे हैं कि 11 महीने या उससे ज्यादा के एग्रीमेंट के लिए लागू होगा। ये सुनने में तो काफी बड़ा बदलाव लग रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हर लंबे किराए को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना ही होगा, कोई चारा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। यही इस कानून का सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी पहलू है। अनिवार्य पंजीकरण का सीधा मतलब है कि अगर आप 11 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए कोई प्रॉपर्टी किराए पर ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उस रेंट एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर कराना कंपलसरी है, अनिवार्य होगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कानूनी मान्यता। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो होता है ना, वो एक पुख्ता दस्तावेज बन जाता है जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पूरी मजबूती से पेश किया जा सकता है। अच्छा। साफ शब्दों में कहूं तो 1 जुलाई 2025 से जब ये कानून पूरे देश में लागू होगा, 1 जुलाई 2025। जी हाँ, उस तारीख से 11 महीने या उससे ज्यादा का कोई भी रेंट एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे कानूनी तौर पर वैध वैलिड नहीं माना जाएगा। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है उन लोगों के लिए जो शायद बरसों से बिना किसी खास लिखापढ़ी के रह रहे हैं या किराए पर दे रहे हैं। वाकई ये तो पूरी प्रक्रिया को बहुत फॉर्मल बना रहा है। लेकिन एक आम आदमी के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन करवाएगा कौन, कैसे होगा? क्या ये बहुत झंझट का काम होगा? दफ्तरों के चक्कर, लंबी लाइनें। क्या सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए कुछ सोचा है? हाँ, देखिए सरकार की कोशिश तो यही रही है कि प्रक्रिया को जितना हो सके सरल और सुगम बनाया जाए, खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसके कुछ तयशुदा स्टेप्स हैं, चरण हैं, उन्हें समझना जरूरी है। पहला कदम है एग्रीमेंट का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना। ये मकान मालिक और किराएदार दोनों को मिलकर आपसी सहमति से करना होगा। इस ड्राफ्ट में किराया कितना,
सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या, एग्रीमेंट कितने समय का है, किराया कब और कैसे दिया जाएगा, नोटिस पीरियड कितना होगा, मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी, ऐसी तमाम शर्तें बिल्कुल साफ साफ बिना किसी लाग या पेट के लिखी जानी चाहिए। जितनी स्पष्टता यहाँ होगी ना, भविष्य में विवाद की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। सही बात है। यानी पहला होमवर्क है कि शर्तों पर पूरी तरह सहमत हो और उसे लिख लें। ये तो किसी भी एग्रीमेंट के लिए अच्छी बात है। अच्छा, ड्राफ्ट फाइनल हो गया, फिर? ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण चरण, स्टैंप शुल्क का भुगतान। और यहां भी एक बड़ा बदलाव है। अब ये शुल्क डिजिटल तरीके से यानी ई स्टैंपिंग के जरिए ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, ऑनलाइन? हाँ, कुछ राज्यों में शायद अभी भी स्टैंप ऑफिस जाने का विकल्प हो, लेकिन जोर पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया पर है। ई स्टैंपिंग। हाँ। इसके क्या फायदे हैं? क्या ये सुरक्षित है? पहले तो वो स्टैंप पेपर होते थे ना? हाँ, होते थे, पर इसके कई फायदे हैं। पहला, पारदर्शिता। सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड में रहता है, पता चलता है किसने कब कितना शुल्क दिया। दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये जाली या नकली स्टैंप पेपर के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म कर देता है। हाँ, ये तो बहुत होता था। बिल्कुल, पहले कई बार ऐसे मामले सामने आते थे। ई स्टैंपिंग से ये धोखाधड़ी रुकती है। तीसरा, ये प्रक्रिया को तेज बनाता है। आपको स्टैंप वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे या किसी अधिकृत केंद्र से ये काम कर सकते हैं। तो हाँ, ये ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीका है। ये तो वाकई टेक्नोलॉजी का बढ़िया इस्तेमाल है। अच्छा, तो ई स्टैंपिंग हो गई, ड्राफ्ट तैयार है। अब असली रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? कहाँ जाना होगा? ई स्टैंपिंग के बाद अगला और कह सकते हैं अंतिम चरण है रजिस्ट्रार कार्यालय जाना। सब रजिस्ट्रार ऑफिस। यहाँ मकान मालिक, किराएदार और साथ में 2 गवाहों को उपस्थित होना होता है। 2 गवाह भी? जी हाँ, 2 गवाह। सब रजिस्ट्रार के सामने सभी पक्ष अग्रीमेंट पर दस्तखत करते हैं, अपनी पहचान सत्यापित करवाते हैं और फिर अधिकारी उस अग्रीमेंट को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लेते हैं, यानी रजिस्टर कर लेते हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर रजिस्टर्ड अग्रीमेंट की एक डिजिटल कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी दोनों पक्षों को मिल जाती है। ये कॉपी ही भविष्य में किसी भी जरूरत के लिए उनका लीगल डॉक्यूमेंट होती है। सुनने में तो प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप और क्लियर लग रही है जी, लेकिन इसमें खर्चा कितना आएगा? क्या ये आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा? खासकर जब हम सुनते हैं कि 2% से 5% तक स्टैंप ड्यूटी लग सकती है। ये तो काफी बड़ी रकम बन सकती है। कुल अवधि के किराए और डिपॉजिट के आधार पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। ये दर अलग अलग राज्यों में 2% से लेकर 5% या उससे ज्यादा भी हो सकती है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन शुल्क, जो स्टैंप शुल्क के मुकाबले काफी कम होता है, आमतौर पर लगभग 1100 रुपये या उसके आसपास, लेकिन ये भी राज्य के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। तो अगर किराया ज्यादा है, मान लीजिए बड़े शहर में, या अवधि लंबी है, तो स्टैंप शुल्क तो हजारों में जा सकता है। इसे लोग कैसे देखेंगे? क्या ये एक बोझ नहीं लगेगा? हाँ, लग सकता है। ये एक मुश्त खर्च लग सकता है, सही बात है। लेकिन इसे सिर्फ खर्च के तौर पर देखना शायद ठीक नहीं होगा। इसे आप भविष्य की कानूनी सुरक्षा में एक निवेश की तरह देख सकते हैं। निवेश कैसे? ऐसे कि सोचिए, अगर कल को कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है तो वकील की फीस, कोर्ट के चक्कर और जो मानसिक तनाव होता है, उसका खर्च इस रजिस्ट्रेशन शुल्क से कहीं ज्यादा हो सकता है। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो है वो ऐसे कई संभावित झगड़ों को शुरू होने से पहले ही रुक सकता है। क्यों? क्योंकि शर्तें स्पष्ट हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। तो उस नजरिए से देखें तो ये लागत एक तरह का इंश्योरेंस है, मन की शांति के लिए। ये बात तो सही है। भविष्य की अनिश्चितता से बचने के लिए ये एक जरूरी कदम हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और खर्च की बात। इसके अलावा भी तो इस नए कानून में कई और नियम होंगे जिनका ध्यान रखना होगा। स्रोत में कुछ और दिलचस्प बातों का भी जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा बदलाव है, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण नियम भी हैं। जैसे अगर कोई 11 महीने या उससे ज्यादा का एग्रीमेंट होने के बावजूद उसे रजिस्टर नहीं करवाता है, तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अच्छा, तो पेनल्टी भी है अगर नजरअंदाज किया तो? ये जानना जरूरी है। और उन एग्रीमेंट्स का क्या जो 11 महीने से कम के होते हैं? आजकल कई लोग 6 महीने या 10 महीने के एग्रीमेंट भी तो करते हैं, उनके लिए क्या है? ये एक अहम सवाल है और कानून इसमें साफ है। अगर रेंट एग्रीमेंट की अवधि 11 महीने से कम है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य, मतलब कंपलसरी नहीं है। लेकिन
यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे एग्रीमेंट का भी वैध स्टैम्प पेपर पर बना होना जरूरी है। ओके, मतलब स्टैम्प ड्यूटी फिर भी लगेगी? हाँ बिल्कुल। बिना स्टैम्प ड्यूटी चुकाए सादे कागज पर किया गया कोई भी एग्रीमेंट, चाहे वो कितनी भी कम अवधि का क्यों ना हो, वो कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। तो स्टैम्प पेपर की जरूरत कम अवधि के लिए भी बनी रहेगी, बस रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है मकान मालिक और किराएदार के बीच। अक्सर टकराव होता है इस पर। कहीं कहीं तो मैंने सुना है 6-6 महीने का किराया डिपॉजिट के तौर पर मांग लिया जाता है। क्या इस पर कोई रोक लगी है अब? जी हाँ, ये किराएदारों के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। नया कानून आमतौर पर सिक्योरिटी डिपॉजिट की एक ऊपरी सीमा तय करता है। ज्यादातर मामलों में इसे 2 महीने के किराए तक सीमित रखने का प्रावधान है। सिर्फ 2 महीने? जी। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें राज्य के नियमों के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि रेंट कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। पर एक नेशनल लेवल पर सीमा तय करने की कोशिश जरूर की गई है। 2 महीने, ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। इससे तो किराएदारों पर जो शुरू में एक बड़ा बोझ पड़ता है वो काफी कम हो सकता है। और किराया बढ़ाने के बारे में क्या नियम है? क्या मकान मालिक अब भी हर कुछ महीने में किराया बढ़ाने की मांग कर सकते हैं जैसा पहले होता था? नहीं, इस मामले में भी स्पष्टता लाई गई है। कानून के अनुसार मकान मालिक साल में केवल एक ही बार किराया बढ़ा सकता है। साल में सिर्फ एक बार? हाँ, और ऐसा करने से पहले उसे किराएदार को एक निश्चित अवधि, जैसे कि 3 महीने पहले लिखित नोटिस देना होगा। यानी अब वो मनमाने ढंग से बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक किराया बढ़ाने पर रोक लगेगी। इससे किराएदारों को अपना बजट बनाने, योजना बनाने में मदद मिलेगी। ये सब नियम तो काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे? मतलब क्या-क्या लेकर जाना होगा? मुख्य रूप से कुछ बुनियादी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। मकान मालिक और किराएदार दोनों के पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, पते का प्रमाण पत्र और दोनों पक्षों द्वारा साइन किया हुआ रेंट एग्रीमेंट का तैयार ड्राफ्ट। साथ ही वो ई स्टैंपिंग का प्रूफ और गवाहों के पहचान प्रमाण भी जरूरी होंगे। तो ये अच्छा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जाने से पहले ये सारे दस्तावेज पूरे हों, ताकि प्रक्रिया आसानी से हो सके। हमने नियमों और प्रक्रियाओं की बात कर ली, लेकिन किसी भी कानून का असली मकसद तो होता है अधिकारों का संतुलन बनाना, है ना? तो ये नया कानून मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को कैसे साधता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुक गया हो? देखिए, कानून बनाने वालों की कोशिश तो यही रही है कि एक संतुलन साधा जाए। इसमें दोनों पक्षों के अधिकार और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों को भी साफ तौर पर बताया गया है। अगर मकान मालिक के अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले उन्हें समय पर पूरा किराया पाने का अधिकार है। उन्हें यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि किराएदार उनकी संपत्ति का सही इस्तेमाल करे, उसकी देखभाल करे। अगर कोई बड़ी मरम्मत की जरूरत है तो उसे कराने की जिम्मेदारी मकान मालिक की हो सकती है, लेकिन छोटी मोटी टूट-फूट की जिम्मेदारी किराएदार की हो सकती है। यह एग्रीमेंट में साफ होना चाहिए। और सबसे जरूरी, अगर मकान मालिक को अपनी संपत्ति वापस चाहिए, मतलब वैध कारणों से, तो वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए और उचित नोटिस देकर किराएदार से संपत्ति खाली करने के लिए कह सकता है। ठीक है, ये तो हुए मकान मालिक के अधिकार। अब किराएदारों के अधिकारों के बारे में बताइए। उन्हें इस कानून से क्या सुरक्षा मिल रही है? किराएदारों के भी कई महत्वपूर्ण अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। सबसे पहला, उन्हें एक सुरक्षित, रहने योग्य और साफ सुथरी जगह पाने का अधिकार है। यानी मकान मालिक को ये सुनिश्चित करना होगा कि घर बुनियादी तौर पर रहने लायक स्थिति में हो। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, उन्हें अनुचित या अचानक किराया वृद्धि से सुरक्षा मिलती है। तीसरा, उन्हें गैर कानूनी तरीके से घर से निकाले जाने से सुरक्षा प्राप्त है, मतलब मकान मालिक उन्हें जबरदस्ती बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए नहीं निकाल सकता। ये बहुत जरूरी है। हाँ। चौथा, सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय होने से उन्हें बहुत ज्यादा डिपॉजिट की मांग से राहत मिलती है। और एग्रीमेंट खत्म होने पर डिपॉजिट की समय पर वापसी का भी प्रावधान है। हाँ, अगर कोई कटौती करनी है तो उसका कारण बताना होगा। और आखिर में, अगर कोई विवाद होता है तो उन्हें कानूनी और न्यायिक सहायता पाने का पूरा अधिकार है। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कानून सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है। ये एक तरह से रेंटल मार्केट के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। इसका लक्ष्य एक ज्यादा न्यायपूर्ण, पारदर्शी और अनुमानित, प्रेडिक्टेबल व्यवस्था बनाना है, जहां मकान मालिक और किराएदार दोनों अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जाने और विवादों को सुलझाने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा मौजूद हो। तो इन सब बदलावों का, ये अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, ई स्टैंपिंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा, किराया वृद्धि के नियम, इन सब का निचोड़ क्या है? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो या तो किराए पर रहता है या अपना घर किराए पर देता है,
उनके लिए इसका असल मतलब क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? देखिए, बॉटम लाइन ये है कि भारत में किराए का बाजार अब से ज्यादा औपचारिक मतलब फॉर्मल होने जा रहा है। अब तक जो चीजें काफी हद तक कह लिए आपसी भरोसे या अनौपचारिक समझौतों पर चलती थी, वो अब कानूनी दायरे में आएंगी, खासकर लंबी अवधि के लिए। सीधी सी बात है, कानूनी सुरक्षा चाहिए तो नियमों का पालन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसका सीधा असर ये होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी। उम्मीद ये भी है कि इससे मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले आम झगड़े, जैसे डिपॉजिट वापसी में आनाकानी, बेवजह किराया बढ़ाना, समय से पहले घर खाली करने का दबाव, वो कम होंगे। क्योंकि अब सब कुछ लिखित और रजिस्टर्ड होगा, शर्तें पहले से तय होंगी और कानूनी रूप से लागू करने योग्य होंगी। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या इससे कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं? ही के किराए पर रहने या देने की आदत है, उनके लिए ये प्रक्रिया थोड़ी शायद जटिल या खर्चीली लग सकती है। हाँ, ये हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस जाना, दस्तावेज जुटाना, शुल्क देना, इसमें समय और पैसा दोनों लगेगा। एक डर ये भी है कि कहीं इस औपचारिकता के कारण मकान मालिक किराए पर घर देने से हिचकने ना लगे या फिर किराया ना बढ़ा दें। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि भारत में एक बहुत बड़ा अनौपचारिक रेंटल मार्केट है ना? हाँ। खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। हाँ, बिल्कुल। जहां आज भी लाखों लेन देन बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के होते हैं। इस कानून का उस विशाल अनौपचारिक क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो लोग भी धीरे धीरे इस औपचारिक दायरे में आएंगे या फिर वो इससे बचने के रास्ते निकालेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये इस कानून का एक लिटमस टेस्ट भी होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा कि जमीनी हकीकत पर इसका असर कैसा रहता है। तो संक्षेप में कहें तो आज की हमारी इस गहन चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो ये हैं: 1 जुलाई 2025 से 11 महीने या उससे ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। अगर नहीं कराया तो जुर्माना लग सकता है। इस प्रक्रिया में ई स्टैंपिंग एक अहम भूमिका निभाएगी। 11 महीने से कम के एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्टैम्प पेपर फिर भी जरूरी है। कानून ने सिक्योरिटी डिपॉजिट को आमतौर पर 2 महीने के किराए तक सीमित किया है और साल में सिर्फ एक बार किराया बढ़ाने का नियम बनाया है, वो भी नोटिस देकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कानून मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये बदलाव निश्चित रूप से भारत में किराए के लेन देन को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम लगता है। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये हमारे स्रोत पर ही आधारित है, लेकिन हमने इस पर सीधी तौर पर ज्यादा बात नहीं की। देखिए, ये कानून मुख्य रूप से 11 महीने या उससे अधिक के समझौतों को फॉर्मल बनाने पर फोकस कर रहा है। ऐसे में एक संभावना ये भी बनती है कि कहीं लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, उसके खर्च या नियमों की थोड़ी जटिलता से बचने के लिए जानबूझकर 11-11 महीने के बजाय लगातार छोटी अवधि के, जैसे 10-10 महीने के एग्रीमेंट रिन्यू करने का चलन न शुरू कर दें, सिर्फ बचने के लिए। हाँ, ये मुमकिन है। क्या ये कानून का एक अनपेक्षित परिणाम हो सकता है, या फिर क्या लंबी अवधि में पारदर्शिता और सुरक्षा के फायदे इतने साफ दिखेंगे कि ये कदम वाकई पूरे रेंटल मार्केट को स्थायी रूप से औपचारिक बना देगा? भले ही शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट क्यों ना हो, यह सोचने वाली बात है कि इस कानून का वास्तविक लॉन्ग टर्म प्रभाव कैसा होगा। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब तो शायद समय ही देगा।